हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे बच्चे? मेरा नाम सोनी भारद्वाज। मैं आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपके एचएसएससी के बैच के लिए। और देखिए, जो आपका एचएसएससी का बैच है, इस एचएसएससी के बैच में जो इंडियन हिस्ट्री सब्जेक्ट है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपके जो एचएसएससी का एग्ज़ाम है, चाहे वो हरियाणा पुलिस का हो, ग्राम सचिव का हो, पटवारी का हो, कैनाल पटवारी का हो, इसमें जो इंडियन हिस्ट्री है ये एक मेजर रोल प्ले करता है आप लोगों के लिए या एग्ज़ाम के लिए। बहुत ज़रूरी भी है इंडियन हिस्ट्री के, क्योंकि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, और हरियाणा जीके से रिलेट भी और इंडियन हिस्ट्री से रिलेट, जो हरियाणा जीके में पूछे जाते हैं या हरियाणा से रिलेट हिस्ट्री है वो भी आपके एग्ज़ाम के अंदर आती है। तो आपको मैं इस बैच में इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हाँ, पहले से एक बात क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, जो वनडे एग्ज़ाम होता है, वनडे एग्ज़ाम में कभी भी वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ यूपीएससी के मेंस में पूछी जाती है, जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज की जो क्लास आप लोगों के लिए, ये आज आपकी पहली क्लास है। इस पहली क्लास में आप ये जानेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इसके इंट्रोड के बारे में, या आप ये पढ़ेंगे आज की क्लास में कि आपको पढ़ना क्या है, आपके एग्जाम के रिलेवेंटली आपको क्या पढ़ना है। देखिए, इंडियन हिस्ट्री अपने आप में एक मेजर पार्ट है। अब जो इंडियन हिस्ट्री है, इसमें आप लोगों को सिर्फ आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और आज की क्लास में हम यही जानने वाले हैं कि आपको आने वाले दिनों में क्या पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ आपके सब्जेक्ट का नाम, इंडियन हिस्ट्री। तो देखिए, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है इंडियन हिस्ट्री, और जिसको आप भारतीय इतिहास बोलते हो। अब इसमें पढ़ना क्या है हमें, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये इतिहास सब्जेक्ट है ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। आप लोग पहले इसको पढ़ चुके हो। और मैं बता देता हूं, जब आप 6, 7, 8 क्लास के अंदर थे, जब भी सब्जेक्ट को पढ़ के आए थे, और 11, 12 के अंदर अगर आपके पास आर्ट था तो वहाँ भी आप लोगों ने सब्जेक्ट को पढ़ा था। तो आज इसकी शुरुआत करते हैं और ये देखते हैं इस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, मैंने बोर्ड पे लिखा है इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास। अब जो ये भारतीय इतिहास है, इस भारतीय इतिहास में आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये सब्जेक्ट है इसको पढ़ने के लिए हमारे इतिहासकारों ने इसको 3 पार्ट के अंदर या 3 सब पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया है पढ़ने के लिए। अब देखिए, जो ये इंडियन हिस्ट्री सब्जेक्ट है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है पढ़ने के लिए। जो सबसे इसका पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट का नाम है, देखिए बच्चों, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं और साथ के साथ हिंदी में मैं साथ आपको बोल के बता दूंगा। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, लगभग जो इसकी वर्डिंग है, जो हिंदी है और जो इंग्लिश है, वो लगभग सेम ही रहेगी। अब देखिए, जो इसके 3 पार्ट बनाए गए हैं इंडियन हिस्ट्री के, या इतिहासकारों ने यहाँ पढ़ने के लिए जो ये 3 पार्ट दिए हैं, इनमें जो सबसे पहला पार्ट है, इस पार्ट का नाम है एंशिएंट इंडिया। इस पार्ट का नाम है एंशिएंट इंडिया। अब देखिए, जो इसका सबसे पहला पार्ट है इसको बोला जाता है प्राचीन इतिहास। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है इसका नाम है मेडिवल इंडिया। जो इसका सेकंड पार्ट है इसका नाम है मेडिवल इंडिया। और जो इसका तीसरा पार्ट है इसका नाम है मॉडर्न इंडिया। अब देखिए, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है सबसे पहले प्राचीन इतिहास, उसके बाद मैंने लिखा है मध्यकालीन इतिहास, इसके बाद मैंने लिखा है आधुनिक इतिहास। तो देखिए, हमारे इतिहासकारों ने हमें ये इतिहास पढ़ने के लिए इन 3 सब पार्ट में डिवाइड करके दिया है। अब जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, अब ये लिखा हुआ तो आपके पास बुक में भी है, आपको यहाँ पे समझना है इनका मतलब क्या है। तो देखिए, मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने बोर्ड पे लिखा है प्राचीन इतिहास, यानी एंशिएंट इंडिया। अब देखिए, ये प्राचीन इतिहास उस समय की बात है, यानी हम जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसमें हम हमारे भारत के अतीत के बारे में पढ़ने वाले हैं, हमारे भारत के पास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो मैंने प्राचीन इतिहास लिखा है, तो जो ये प्राचीन इतिहास है ये उस समय की बात है जिस समय हमारे इस पृथ्वी के ऊपर इंसान जीव की उत्पत्ति हुई थी।
और कैसे कैसे हमने स्ट्रगल किया और कैसे कैसे समय बीतता चला गया और हम पहुंच गए मॉडर्न हिस्ट्री में या फिर आधुनिक इतिहास के अंदर, और हमने हमारे भारत को आज़ाद करवा लिया 1947 में। और वहां से लेके और यहाँ 1947 तक का जो पार्ट है, इस पूरे के पूरे पार्ट में आपको भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, जो ये इतिहास सब्जेक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को। ये अपने आप में कोई नॉलेज नहीं है। इतिहास एक सच्ची घटना पे आधारित सब्जेक्ट है, यानी कि आपके भारत के अतीत या उसके पास्ट में जो भी घटनाएं हुई हैं, जिनके हमारे पास साक्ष्य हैं, उन सभी घटनाओं को हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी की सारी सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे हम और सीक्वेंशियली चलेंगे। तो देखिए, अब इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, या फिर आने वाली क्लास में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा प्राचीन इतिहास। अब देखिए, आपको एक बात और बता देता हूं मैं। जब आप 6th क्लास के अंदर थे या 6th स्टैंडर्ड में गए थे, तो छठी क्लास में आप लोगों ने प्राचीन इतिहास पढ़ा था। आप लोगों के पास एसएस की बुक थी, तो उस एसएस की बुक में आप लोगों ने ये प्राचीन इतिहास पढ़ा था। जैसे ही आप प्रमोट होके 7th स्टैंडर्ड में गए या 7वीं क्लास में हुए, वहां पे आपने पूरी 7th क्लास के अंदर मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास पढ़ा था। उसके बाद आप प्रमोट होके 8th क्लास के अंदर गए और 8वीं क्लास के अंदर जाके आपने पूरी 8वीं क्लास में भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ा था। ये तीनों के तीनों इतिहास के सब्जेक्ट हैं, ये तीनों आप पहले से पढ़ चुके हो। फर्क सिर्फ इतना है, उस समय इन 3 पार्ट को पढ़ने के लिए आपको 3 साल मिले थे, लेकिन अब आप लोगों को एग्जाम करने के लिए, क्लियर करने के लिए 3 महीने भी नहीं मिले। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पार्ट को जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंटली है वो सारा का सारा समझेंगे। तो आइए बात करते हैं इस प्राचीन इतिहास के बारे में। अब देखिए, जो मैंने बोर्ड पे प्राचीन इतिहास लिखा है, तो हमारे इतिहासकारों ने क्या किया हमारे इतिहासकारों ने क्या किया, इस जो ये प्राचीन इतिहास है, इस प्राचीन इतिहास को फिर से 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। इसको पढ़ने के लिए फिर से 3 में से पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको आप हिंदी में लिखते हो प्रागैतिहासिक काल। अब की बार हिंदी में लिख देता हूं। अब देखिए, मैंने बोर्ड पे लिखा है प्रागैतिहासिक काल। तो आप लोगों को मैं बता दूं, इस प्राचीन इतिहास के फिर से 3 पार्ट बना दिए गए हमारे इतिहासकारों के द्वारा। सबसे पहला पार्ट है प्रागैतिहासिक काल, जिसको बोला जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, उसका नाम है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसको आप बोलते हो अध ऐतिहासिक काल, जिसका नाम है अध ऐतिहासिक काल। ये इसका सेकंड पार्ट है। और इसका जो तीसरा पार्ट है, उसका नाम है ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक पीरियड। अब देखिए, मैंने बोर्ड पे ये लिखा है, जो आपका ये प्राचीन इतिहास है, इस प्राचीन इतिहास को आपके इतिहासकारों ने इन 3 सब पार्ट में फिर से डिवाइड कर दिया। सबसे पहले लिखा है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद लिखा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, अदैतिहासिक काल। इसके बाद लिखा है हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। अब मैंने इनको बोर्ड पे लिख दिया है। अब सबसे बड़ी बात है इनको समझना। अगर ये सारी बातें आपके समझ में आ गई, तो यही सब्जेक्ट आपको आसान लगने लगेगा और सारा का सारा क्लियर होता चला जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो प्रागैतिहासिक काल लिखा है, मैं एक बार इन तीनों की आप लोगों के सामने डेफिनेशन रखता हूं, आप लोगों के सारे की सारी क्लियरली समझ आ जाएंगी। तो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, तो गौर से सुनिए मेरी बात। तो देखिए, ये उस समय की बात है, या फिर ये वो समय है, या इस समय में वो घटनाएं दर्शाई गई हैं, या फिर ये बताया गया है जब हमारे इस पृथ्वी पे, हमारे इस भारत देश के अंदर उस समय आदिमानव रहा करते थे। और जो आदिमानव रहा करते थे, उन्होंने किसी स्क्रिप्ट, किसी लिपि की खोज नहीं की थी। इसका मतलब ये है, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, ना ही अपने भाव प्रकट करने आते थे। तो इनको क्या आता था, सिर्फ अपना जीवन यापन करना आता था। ये सिर्फ शिकार करते थे, उनको खाते थे, जंगलों झाड़ियों में रहते थे और अपने जीवन व्यतीत करते थे। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं, या क्या बता सकते हैं, या फिर क्या समझ सकते हैं, तो गौर से सुनिए। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिस काल के हमारे पास अवशेष हैं, जिस काल के हमारे पास फॉसिल्स हैं, जिस टाइम के हमारे पास कोई भी रिटर्न सोर्स नहीं है, जिसके हमारे पास लिखित प्रमाण नहीं है, उसको क्या बोला जाएगा, प्रागैतिहासिक काल। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये वो काल है, इस समय के अंदर जो मानव था उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो मानव नहीं था, वो आदि मानव था। तो उस समय के इंसान ने क्या किया, पशुओं को मारने के लिए पत्थरों के बड़े बड़े हथियार बना लिए
और वो हथियार आज हमें प्रेजेंट समय में मिल गए और हमने कार्बन डेटिंग विधि से चेक कर लिया और हमें पता चला वो तो प्रागैतिहासिक काल के हैं। तो आप लोगों को बता दूं, ये वो काल है जिसके हमारे पास सिर्फ अवशेष हैं, इसके लिखित कोई भी प्रमाण नहीं है हमारे पास है। तो उस हिस्ट्री को हमने कहां रख लिया उठा के, प्रागैतिहासिक काल में। समय बीतता चला गया और हम पहुंच गए कहां पे, अदैतिहासिक काल में। अब देखिए अदैतिहासिक काल का मतलब क्या है। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, जैसे जैसे इंसान आगे पहुंचा, तो यहां पे आके इंसान ने क्या किया, एक स्क्रिप्ट, एक लैंग्वेज, एक लिपि की खोज कर ली। इसका मतलब यह है यहां के इंसान ने क्या कर दिया, पढ़ना लिखना या फिर लिखना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी डेफिनेशन में आप ये कह सकते हो, या फिर मैं आपको बता दूं, यहां के इंसान ने जिस लिपि की खोज की थी वो पिक्टोग्राफी थी, वो अल्फाबेटिक नहीं थी। यानी कि यहां के इंसान की लिपि जो लैंग्वेज थी उसने लिख तो दिया, इसके लिखित प्रमाण हमें मिल गए, लेकिन आज तक हम उन्हें पढ़ ही नहीं पाए हैं, या इन लोगों ने हमें क्या बताने की कोशिश की है आज तक हम पढ़ भी नहीं पाए हैं उसको, वो आज तक अनआइडेंटिफाई है। तो गौर से देखिए इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं अदैतिहासिक काल में, इसमें आप ये बोल सकते हैं ये उस समय की बात है जिस समय के हमारे पास अवशेष हैं, फोसिल्स हैं, इस समय के हमारे पास लिखित प्रमाण हैं, लेकिन आज तक जितने भी रिटर्न सोर्स हैं, जितने भी लिखित प्रमाण हैं, वो सारे अनआइडेंटिफाई हैं, यानी कि जिनको पढ़ने में हम सक्षम ही नहीं हैं। यानी इस काल के हमारे पास हथियार भी हैं, यानी अवशेष भी हैं, और इस काल के हमारे पास लिखित प्रमाण भी हैं, लेकिन लिखित प्रमाण हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता चला गया और हम पहुंच गए ऐतिहासिक काल में, यानी कि हिस्टोरिक पीरियड में। जैसे ही हम ऐतिहासिक काल के अंदर पहुंचे, तो इसकी डेफिनेशन में आप ये कहोगे, जैसे जैसे इंसान यहां तक पहुंचता गया तो इंसान ने क्या किया, उस मानव ने और अच्छी लिपि की खोज कर ली और उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इस समय के इंसान ने जो लिखा था वो आज हमें मिल गया और उसको हमने पढ़ भी लिया, यानी कि हम उसको पढ़ने में सक्षम भी हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या बता सकते हैं, ये वो काल है जिसके अवशेष भी हैं, लिखित प्रमाण भी हैं, और लिखित प्रमाण हमने पढ़ भी लिए हैं। तो देखिए तीनों को एक बार मैं फिर से बताता हूं। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, ये वो काल है जिसके हमारे पास अवशेष हैं, लिखित प्रमाण नहीं है। इसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, अदैतिहासिक काल, ये वो काल है जिसके हमारे पास अवशेष हैं, लिखित प्रमाण हैं, लेकिन लिखित प्रमाण आज तक हम पढ़ने में सक्षम नहीं है। इसके बाद लिखा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, ये वो काल है जिसके हमारे पास लिखित प्रमाण भी हैं, अवशेष भी हैं, और लिखित प्रमाण हमने पढ़ भी लिए हैं। तो इतिहासकारों ने क्या किया, हमारे इस प्राचीन इतिहास को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया और इन 3 पार्ट में हमें इसको पढ़ना होता है। अब आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें जो सबसे पहला पार्ट है प्रागैतिहासिक काल, अब आप लोगों को पता है ओबियसली इसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होगा, प्रागैतिहासिक काल होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप लोगों को ये पता है, मैंने यहां बताया था यहाँ पे आदि मानव रहता है, यहाँ पे इंसान जीव की उत्पत्ति हुई है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कितने साल पहले हमारी इस धरती पे आदि मानव रहते थे। तो ओबियसली बात है इसमें सबसे बड़ा पार्ट ये रहा होगा। तो इतिहासकारों ने क्या किया, इस पार्ट को पढ़ने के लिए इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आप लोग इसको और अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से एग्जाम क्लियर कर पाओ। तो देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं, जगह नहीं है, चलो मैं नीचे लिख देता हूं। तो देखिए जो ये प्रागैतिहासिक काल है, इस प्रागैतिहासिक काल को क्या किया, फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो ये प्रागैतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसको फिर से 2 एजेस में डिवाइड कर दिया। और वो 2 एजेस कौन सी हैं, तो देखिए इसको जब फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया तो सबसे पहले पार्ट का नाम है पाषाण काल। मैं हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश में बोल देता हूं। सबसे पहला जो पार्ट था वो था स्टोन एज, जिसको आप बोलते हो पाषाण काल। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसको बोला जाता है कॉपर एज, जिसको बोला जाता है ताम्र काल। सभी ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इंग्लिश में नहीं साइंस में पढ़ा होगा। कॉपर जिसको आप मेटल है, कॉपर ये वही कॉपर है। ताम्र है जिसको आप तांबा बोलते हो। तो देखिए इनको समझते हैं साथ के साथ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, सारा का सारा खेल इसके अंदर समझने का है और धीरे धीरे सारी की सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होती चली जाएंगी। तो देखिए मैंने लिखा है प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो इतिहासकारों ने क्या किया, हमारे इस प्रागैतिहासिक काल को 2 एजेस में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले मैंने लिखा स्टोन एज, पाषाण काल, उसके बाद लिखा मैंने कॉपर एज यानी कि ताम्र काल। अब देखिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया पाषाण, आप लोगों को पाषाण से कुछ समझ आया ना आया, लेकिन मैंने इसको ये बोला, इसको स्टोन एज बोला जाता है। आपके माइंड में क्लियर हो गया, सर स्टोन का मतलब तो पत्थर है। हाँ ये बिल्कुल पत्थर है, पत्थर का ही पर्यायवाची शब्द क्या है, पाषाण। अब इनका मतलब समझते हैं, जब इनका मतलब समझ जाओगे आप लोगों के सामने क्लियर होती चली जाएंगी सारी बातें। तो सबसे पहले मैंने लिखा है पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। अब इसको पाषाण काल या स्टोन एज क्यों बोला गया है, तो गौर से सुनिए मेरी बात को। ये वो समय है जिस समय के अंदर
अंदर या इस समय के इंसान के पास, इस समय के मानव के पास जीवन व्यतीत करने के लिए पत्थर ही हुआ करते थे। यानी पत्थर उसके पास सबसे बड़ा हथियार था जीवन व्यतीत करने का। एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को। तो देखिए इस समय का जो मानव था वो आदि मानव था, और वो क्या करता था, वो जंगलों में पहाड़ियों में रहता था, वो पशुओं का शिकार करता था। अब वो पशुओं का शिकार कैसे करता था, वो बड़े बड़े पत्थरों के बड़े बड़े हथियार बना लेता था, उन हथियारों से वो पशुओं को मारता था और उनको खा लेता था। यानी हम ये कह सकते हैं उस समय के इंसान के पास जीवन व्यतीत करने के लिए सबसे बड़ा साधन पत्थर का था। तो इस काल को हमने नाम ही क्या दे दिया, पत्थरों का काल, स्टोन एज, पाषाण काल। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इंसान ने स्ट्रगल किया, मानव ने, और अचानक उसने क्या किया, हमारी इस धरती के ऊपर तांबे धातु की खोज कर ली, कॉपर की खोज कर ली, जिसको आप हिंदी में ताम्र बोलते हो। और आप लोगों को साइंस में पढ़ाया गया होगा, सबसे पहली जो मेटल खोजी गई थी वो कौन सी थी, तांबा थी ऑब्वियसली। तो सबसे पहले जो तांबे की खोज हुई, तो वहां के इंसान ने क्या किया, उस समय के इंसान ने इस तांबे के हथियार बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि पत्थरों की बजाय तांबे के और अच्छे हथियार बनाए जाते थे। और तांबे के जो उसने हथियार बनाए, उन तांबे के हथियारों से उसने पशुओं का शिकार करना स्टार्ट किया। और जैसे उसने पशुओं का शिकार किया, उसने अपना जीवन व्यतीत किया, और हमने क्या किया, उस काल को ताम्र काल नाम दे दिया। तो देखिए आपके इतिहासकारों ने इस प्रागैतिहासिक काल को इन 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्टोन एज और ताम्र काल, यानी कि पाषाण काल और ताम्र काल। अब इनमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा रहा होगा, तो डेफिनेटली सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, पाषाण काल। वो कैसे, क्योंकि कॉपर की खोज तो बाद में हुई है, हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता वो इंसान पत्थरों का यूज कितने साल पहले से कर रहा है। तो अब आपके इतिहासकारों ने क्या किया, इस पाषाण काल को पढ़ने के लिए, ताकि आप लोग इसको और अच्छे से क्लैरिफाई कर पाओ, इसलिए इस पाषाण काल को पढ़ने के लिए फिर से फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब वो इसके 3 पार्ट कौन से हैं वो भी मैं इसके नीचे लिखता हूं। तो देखिए जो ये पाषाण काल है, यही लिख देता हूं मैं, जो ये पाषाण काल है इसको फिर से 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया। और वो 3 पार्ट कौन से हैं, सबसे पहला जो पार्ट है इसका नाम है पुरा पाषाण काल, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो पैलियोलिथिक पीरियड, पुरा पाषाण काल। सबसे पहला जो पार्ट है उसका नाम है पुरा पाषाण काल। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसका नाम है मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल। एक बार मैं लिख देता हूं, फिर इसके बारे में अच्छे से समझाता हूं आप लोगों को। और जो तीसरा पार्ट है इसका नाम है नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। नवपाषाण काल। अब देखिए गौर से, मैंने बोर्ड पे लिखा है पाषाण काल के 3 पार्ट, पूरा पाषाण काल जिसको आप बोलते हो पैलियोलिथिक पीरियड, इसके बाद लिखा है मध्य पाषाण काल जिसको आप बोलते हो मेसोलिथिक पीरियड, इसके बाद मैंने लिखा है नवपाषाण काल जिसको बोलते हो आप नियोलिथिक पीरियड। अब मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया, आपकी बुक में भी ऐसा ही लिखा है। तो जब तक आप इसकी डेफिनेशन को क्लियर नहीं करोगे आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा पूरा पाषाण काल, इसका मतलब क्या होता है, तो मेरी बात को गौर से सुनिए। तो देखिए जो ये पूरा पाषाण काल है, ये वो काल है जिस काल में इंसान जीव की उत्पत्ति हुई थी, और ये वो काल है जिस काल में मानव नहीं बल्कि आदि मानव रहता था। उसको रहने का, या हम ये कह सकते हैं इस समय के इंसान के अंदर किसी प्रकार की सभ्यता नहीं थी, वो अनसिविलाइज था। या आप ये भी कह सकते हैं इस समय का इंसान नंगन अवस्था में रहता था, वो जंगलों में रहता था, पहाड़ियों में रहता था, छिपके रहता था, वो पत्थरों के बड़े बड़े हथियार बनाता, पशुओं को मारता, उनको खा लेता और अपना जीवन व्यतीत करता था। या हम ये कह सकते हैं यहाँ के इंसान बिल्कुल ही अनसिविलाइज था। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो आपने कभी क्वेश्चन पढ़ा होगा या एचएसएससी में पूछा भी गया था एक बार क्वेश्चन, आग की खोज किस काल में हुई थी, तो ये वही काल है पूरा पाषाण काल जिसमें आग की खोज हुई थी। आदि मानव ने 2 पत्थरों को रगड़ के आग की खोज की थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल के बाद हम पहुंचे मध्य पाषाण काल में। वो कैसे, यहाँ के इंसान ने धीरे धीरे स्ट्रगल किया और समय बीतता चला गया और हम पहुंच गए कहां पे, मध्य पाषाण काल। तो इस समय के जो लोग थे या इस समय जो हम लोग थे, मध्य पाषाण काल में जैसे ही पहुंचे तो इंसान धीरे धीरे सिविलाइज होता चला गया, इंसान धीरे धीरे सभ्य होता चला गया। सभ्य यानी कि वो धीरे धीरे सभ्य होता चला गया, और जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे पहुंच के वो इतना ज्यादा सभ्य हो चुका था, उसके माइंड में ये बात आ चुकी थी जिन पशुओं को वो मार के खा रहा है पूरा पाषाण काल के अंदर, और जैसे ही वो यहाँ पहुंचा तो उसके माइंड में ये आया जिन पशुओं को मार के खा रहा है,
अगर उन्हीं पशुओं का अगर वो पशुपालन करे, डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दे, तो वो अपना जीवन यापन कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं ये वो काल है जिस काल में उसने पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे समय बीतता चला गया और वो पहुंच गया कहां पे, नवपाषाण काल में। और जैसे इंसान नवपाषाण काल के पास आया तो यहां पे आके वो इतना ज़्यादा सिविलाइज हो गया, वो इतना ज़्यादा सभ्य हो गया, उसने एग्रीकल्चर करना यानी कि कृषि करना प्रारंभ कर दिया। अब गौर से देखिए, आपसे यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आदि मानव ने आग की खोज की पुरापाषाण काल में, धीरे धीरे मध्य पाषाण काल में पहुंचा, पशुपालन की शुरुआत की, और मनुष्य ने कृषि करना कौन से काल से प्रारंभ किया था, नवपाषाण काल से, नियोलिथिक पीरियड से। अब आप लोगों को मैं बता दूं, आपका जो इतिहास है, जो ये सब्जेक्ट है, ये इतिहास शुरू होता है इस पुरापाषाण काल से, यानी जब से इंसान जीव की उत्पत्ति हुई थी। और ऐसे हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे और लास्ट में पहुंचेंगे कहां तक, मॉडर्न हिस्ट्री तक, यानी कि लास्ट में हम आधुनिक इतिहास तक आएंगे। और आधुनिक इतिहास में हम कहां तक पढ़ने वाले हैं, 1947, जब आपका या हमारा देश आजाद हुआ था, 1947 तक। अब देखिए, ये जितना भी पार्ट मैंने आप लोगों को बोल के बताया है या बताने की कोशिश की है, आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है ये सारी बातें पढ़ना, ये सारी बातें सुनना आप लोगों को आसान लगेगा, समझ में आएंगी, इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन फिर इसमें बोरिंग पार्ट क्या है, या आपने ये भी सुना होगा कई बार, हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री को पढ़ने से नींद आने लगती है। तो आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं, देखिए, जो ये इतिहास सब्जेक्ट है, ये एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कब लगता है आपको, जब आप इसको थोड़ा सा फील करके या फिर इसको थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे। क्योंकि आप जब भारत के इतिहास के बारे में पढ़ोगे, आपको भारत के इतिहास के बारे में पता चलेगा कि हमारे भारतीय इतिहास में क्या क्या सनसनीखेज हुई है, कौन से राजा, कौन से डायनेस्टी, कौन सी सभ्यताएं आई हैं, आपको बेटर फील होगा। फर्क सिर्फ इतना है, आपको सारा का सारा खेल समझने का है, बस समझते चलना है। सारा का सारा खेल टाइम पीरियड का है, हम बिल्कुल टाइम पीरियड के हिसाब से पढ़ेंगे। तो मैंने अभी अभी आप लोगों के सामने जिक्र किया था, हम सच्ची घटनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, और जो शुरुआत से लेके, यानी कि जब से इंसान जीव की उत्पत्ति हुई है वहां से लेके बिल्कुल 1947 तक। तो यहां पे हम इस टाइम पीरियड को सीक्वेंस में पढ़ेंगे। अब इतिहास में सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी जो बोरिंग लगता आप लोगों को या सबसे हार्ड पार्ट है इसका, वो पार्ट है इसमें डेट्स को याद करना। क्योंकि आप लोगों को ही पता है इतिहास में बहुत सारी डेट्स याद रखनी पड़ती हैं, ओबियसली रखनी भी पड़ेंगी इतिहास में। मैं आप लोगों को बता दूं, इतिहास में डेट्स हैं तभी इतिहास का वजूद है, अन्यथा इतिहास का कोई वजूद भी नहीं है। एज पर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप लोगों से एक मैं क्वेश्चन कर दूं, आप लोगों से अगर ये पूछ लिया जाए औरंगजेब की डेथ कब हुई थी, अब आप एक डिप्लोमेटिक आंसर कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो सर आज से काफी साल पहले औरंगजेब की डेथ हुई थी। आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि इतिहास है और इतिहास में तो काफी साल पहले की बातें करते हैं। लेकिन जब आप मुझे ये कहोगे सर 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी, अब आपका माइंड भी सेट हो चुका और मुझे भी पता चल चुका। यानी अब जब आपने डेट बताई, आपको ये पता चल गया आज हम कौन से साल में हैं, कितने साल पहले औरंगजेब मरा था, या उसने कब राज किया था, कब रूल किया था उसने। अब देखिए, जो इतिहास सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर सारा का सारा खेल ही डेट्स का है, क्योंकि इसमें हमें डेट्स के हिसाब से ही चलना पड़ता है। अब आप लोगों को मैं बताता हूं, इतिहास को 2 डेट्स में लिखा जाता है, यानी कि इसमें जो डेट्स लिखी जाती हैं इतिहास में, जो सन लिखे जाते हैं, उनको 2 लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। और वो 2 लैंग्वेजेस कौन सी हैं, आपने काफी बार किसी बुक को पढ़ने के लिए ट्राई किया होगा, तो वहां पे ईस्वी भी लिखा होता है और ईसा पूर्व भी लिखा होता है, यानी जिसको आप इंग्लिश में बीसी बोलते हो और एडी बोलते हो। तो आज सारा का सारा खेल समझते हैं, ये एडी और बीसी का खेल क्या है। आपको मैं थोड़ा सा डेट्स के बारे में बताऊंगा, एक ही बार में आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, मैंने जो ये सारा का सारा इतिहास लिखा है, ये सारी की सारी बातें तो समझ में आ गई आपको, ये तो पता चल गया हम इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट ये नहीं पता चला हम कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, हम एक बार इन सभी पे डेट्स डालने की कोशिश करते हैं। और डेट्स डालने से पहले मैं आप लोगों को डेट्स का बेसिक पढ़ाता हूं, एक बार डेट्स के बारे में बताता हूं एग्जैक्ट में ये डेट्स कैसे याद रखनी होती है आप लोगों को। तो देखिए, मैं एक बार नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। तो देखिए, मैं आपको एक बार डेट्स के बारे में पढ़ाता हूं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। आज का जो प्रेजेंट ईयर है, आप सभी को पता है आज प्रेजेंट 2021 है। देखिए, आप सभी को पता है आज का जो साल है ये 2021 का साल है, आप 2021 में जी रहे हो। लेकिन कभी आपके माइंड में एक बात तो जरूर आई होगी, आपके माइंड में कभी ये आया होगा, अगर आज 2021 है तो आज से
1000 साल पहले कभी 1021 भी आया होगा। आपको ये पता है अगर आज 2021 है तो कभी 1021 भी आया होगा, ऑब्वियसली बात है। अगर कभी 1021 का साल आया था, यानी इस धरती पे अगर आज 2021 का साल है तो कभी 1021 का साल आया था। कभी 1021 का साल आया था तो ऑब्वियसली बात है कभी 1000 का साल भी आया होगा। कभी 1000 का साल आया था तो आपको ये पता है कभी 100 का साल भी आया होगा। अगर 100 का साल भी आया है तो आपको यह भी पता है कभी हमने 0 से या फिर 1 से चलना प्रारंभ किया होगा। अगर हमने 0 या 1 से चलना प्रारंभ किया तभी हम 2021 में पहुंचे। यानी मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, आज जिस कैलेंडर को हम फॉलो कर रहे हैं उसको ग्रीगोरियन कैलेंडर बोला जाता है, और जो ये क्रिश्चियन कैलेंडर है इसमें जो 2021 का साल है इसका मतलब ये है हम 0 या 1 के साल से चले थे तभी 2021 में है, आने वाला साल 2022, फिर 2023, फिर 2024, ऐसे करते चले जाएंगे। अब देखिए 0 के साल से कैलेंडर स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं ये दुनिया 0 के साल से स्टार्ट हुई है या हम 0 के साल से स्टार्ट हुए हैं। हाँ, लोग तो इससे पहले भी थे, या मेरे कहने का मतलब ये है 0 के साल से पहले भी दुनिया थी, 0 के साल से पहले भी राजा थे, 0 के साल से पहले भी सभ्यताएं थी, सब कुछ 0 के साल से था। फिर इसकी शुरुआत 0 के साल से ही क्यों हुई, हम इस बात को ही पढ़ते हैं। ये इतिहास को हम कहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो देखिए बोर्ड पे जो 0 का साल है, इस 0 के साल के बाद की जितनी घटनाएं हैं, इस कैलेंडर की शुरुआत 0 या इस 1 के साल से ही क्यों होती है, तो आप लोगों को मैं बता दूं जो ये 0 का साल है इस साल के अंदर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। नाम तो लगभग सभी ने सुना होगा, मैं एक बार लिख देता हूं बोर्ड पे। इस 0 के साल के अंदर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह जिसको आप जेसस क्राइस्ट बोलते हो, जिसको चर्च में पूजा जाता है, या फिर आपने काफी सारी इंग्लिश मूवी में देखा होगा चर्च में गॉड जिसको बोला जाता है वो ईसा मसीह है। तो आप लोगों को बता दूं इस 0 या 1 के साल के अंदर ईसा मसीह का जन्म हुआ था जिसको जेसस क्राइस्ट बोला जाता है। तो जब से इसका जन्म हुआ इसकी जितनी बाद की घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं को लिखा जाता है एडी। इन सभी घटनाओं को लिखा जाता है एडी। अब एडी का मतलब क्या होता है, तो मैं एडी का मतलब बताता हूं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। अब देखिए मैंने एनो डोमिनी लिख दिया, तो ये एनो डोमिनी किसी इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द नहीं है। जो ये एनो डोमिनी है ये लैटिन भाषा का शब्द है। अब इसका मतलब क्या होता है फिर एनो डोमिनी का, आपने काफी सारी बुक में लिखा देखा है एडी लिखा होता है, इसका मतलब सुन लीजिए एनो डोमिनी का। तो देखिए एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट। वो साल जिस साल में ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसको हम एडी बोलते हैं। और इसको हिंदी में क्या लिखा जाता है, तो आप लोगों को बता दूं एडी को हिंदी में लिखा जाता है ईसवी। इसको हिंदी में हम लिखते हैं ईसवी, और आप इसको किस नाम से याद रखोगे, ईसवी के नाम से। और आपकी बुक में ये डिनोट कैसे होता है, आपकी बुक में ई लिख के और ऐसे इसको डिनोट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है 0 या 1 के साल से 1 2 3 करके हम चलेंगे 2021 यानी कि 1947 की तरफ। तो यहाँ के इतिहास को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ के डेट के पीछे आप क्या लिखोगे, ईसवी यानी कि ई लिखोगे। या मैं आप लोगों को बता दूं जिस भी डेट के पीछे ईसवी या ई लिखा हो तो आपके माइंड में तुरंत ये सेट हो जाना चाहिए कि हम 0 के बाद वाले सालों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों को मैंने अभी अभी ये बताया था, तो इतिहास की शुरुआत तो इससे पहले से भी होती है, इसका मतलब 0 से पहले के भी साल थे। तो देखिए 0 के पहले से भी इतिहास बना है, तो उसको हम कैसे याद रखते हैं, तो आप लोगों को ये पता है इस 0 के साल से तो हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो कभी एक ऐसा टाइम पीरियड भी आया होगा जब 0 का साल आने में बाकी थे 100 साल। यानी कि आपके माइंड में ये भी आया होगा इस 0 का साल आने में ही बाकी थे 100 साल। या कभी ऐसा टाइम पीरियड भी आया होगा इस 0 के साल आने में बाकी थे 200 साल। या कभी ऐसा टाइम पीरियड आया होगा इस 0 के साल आने में बाकी थे 2500 साल। या कोई ऐसा टाइम आया होगा इस 0 के साल आने में बाकी थे अननोन पीरियड, यानी कि जिसकी हमारे पास जानकारी नहीं है। तो आप लोगों को बता दूं आपका जो ये इतिहास है इस अननोन पीरियड से शुरुआत होता है जिसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, और वहां से चलते हुए हम इसको पढ़ेंगे और 1947 तक हमारा भारत आजाद होगा, हम कंटिन्यू इसे पढ़ेंगे। अब बात आती है 0 के पहले वाले जो साल हैं इन सालों के बारे में हम कैसे पढ़ने वाले हैं या इनको क्या लिखा जाता है। तो 0 के पहले वाले जितने भी साल हैं इनको लिखा जाता है बीसी। इनको लिखा जाता है बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट।
बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या हुआ? ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं। अब देखिए, जब भी आप 0 के साल से पहले की बातों को पढ़ोगे उनको आप क्या लिखोगे? बीसी लिखोगे। अब आपको एक बात बता दूं, अगर हम इस अननोन पीरियड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम घटते हुए क्रम में चलते हैं। 0 के साल तक हम क्या करेंगे? घटते हुए क्रम में चलेंगे। गौर से देखिए, यहां 2500 यानी कि 0 से पहले के साल उनको हम बीसी लिखेंगे, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं। तो यहां पे तो हम क्या करेंगे? घटते हुए क्रम में चलेंगे, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। अब देखिए, यहां पे मान लीजिए ये 200 बीसी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ 0 का साल आने में बाकी है अभी 200 साल उस समय का इतिहास। और जैसे ही हम 0 पे आएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। 1 2 3 4 करके हम 1947 की तरफ जाएंगे, जैसे आज प्रेजेंट में 2021 है, फिर 2022 है। तो ये सारा का सारा डेट्स का खेल था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें ऐसा, इसको आप आसानी से समझ सकते हो। तो आपके इतिहास को 2 लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, या तो बीसी या फिर एडी। जो इतिहास की शुरुआत है वो यहां से होती है बीसी से, और हम इसको कंटिन्यू यहां तक लेके चलेंगे। तो जब भी आपके एग्जाम में किसी भी डेट के पीछे ईस्वी लिखा हो या बीसी, चलो मैं बीसी को हिंदी में लिख देता हूं। देखिए, जो बीसी है ये हिंदी में कैसे लिखा मिलेगा? ये हिंदी में लिखेगा ईसा पूर्व। इसको हिंदी में लिखा मिलेगा आपकी पुस्तक में या आपके एग्जाम के अंदर ईसा पूर्व। ठीक है, आपको ऐसा लिखा मिलेगा। लेकिन काफी सारे एग्जाम में इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसके सामने लिख देता हूं। इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, ई लिख के और ऐसे लिख के, आपके एग्जाम में ऐसा लिखा मिलेगा। तो याद रखें, बीसी लिखा मिल सकता है ईसा पूर्व, या ईसा पूर्व को आप ऐसे लिख सकते हो। एडी को क्या लिखोगे? ईसवीआई। जब भी आपके एग्जाम में किसी डेट के पीछे ईसवी या फिर ईसा पूर्व लिखा हो तो आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए ये किस समय की बात कर रहा है। तो ये था आपका सारा का सारा डेट का बेसिक। अगर आपको डेट समझ आ गई है तो हम फिर से हमारे पुराने पेज पे चलते हैं, और जितना भी मैंने आपको डाटा बताया था कब से इतिहास शुरू होता है उन पे एक बार डेट डालने की कोशिश करते हैं। जब उन पे डेट डालेंगे तभी हमें एग्जैक्ट पता चलेगा हम कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो चलते हैं हमारे उसी पेज के ऊपर। हाँ, तो देखिए पहुंच गए हमारे उसी पेज के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले हमने शुरुआत कहाँ से की थी? पुरापाषाण काल से। मैंने ये बताया था इंसान जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पुरापाषाण काल से। तो हम इतिहास को पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पुरापाषाण काल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम इसको पुरापाषाण काल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो पुरापाषाण काल है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, आप बस सुन लीजिए। देखिए, मैंने लिखा है अननोन पीरियड से, अननोन पीरियड से 8000 बीसी तक, अननोन पीरियड से 8000 बीसी तक। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक से, या मैं बोल के बता देता हूं थोड़ा सा। जो पुरापाषाण काल है, अननोन का मतलब क्या होता है? ये जो मैंने यूलियन लिखा है इसका मतलब अननोन। काफी सारी पुस्तक में, काफी सारी बुक में आप लोगों को लिखा मिल सकता है। यहां पे क्या मिलेगा? 5 लाख बीसी। 5 लाख बीसी का मतलब क्या होता है? 0 का साल आने में बाकी थे 5 लाख साल। इसका मतलब ये वो अननोन पीरियड है, हमारे पास जानकारी नहीं है। तो मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया? अननोन पीरियड से 8000 बीसी। अभी आपके माइंड में आया था बीसी का मतलब क्या था? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या था? 0 का साल आने में बाकी है 8000 साल। तो गौर से सुनिए, जब 0 के साल आने में बाकी थे 8000 साल, उस समय कौन सा इतिहास था? पुरापाषाण काल। कौन सा काल था? पुरापाषाण काल। इसके बाद हम मध्यपाषाण काल में आए। मध्यपाषाण काल को हमने कहां से कहां तक पढ़ना स्टार्ट किया? 8000 बीसी से लेकर इसको हमने पढ़ा 4000 बीसी तक। इसका मतलब ये हुआ 0 का या 1 का साल आने में बाकी थे 4000 साल। वहां तक हमने किसके बारे में पढ़ा है? मध्यपाषाण काल के बारे में। उसके बाद हम पहुंचे नवपाषाण काल में, और नवपाषाण काल को हमने कहां तक पढ़ा? 4000 से लेकर 2500 बीसी तक। 4000 से लेकर 2500 बीसी तक। इसका मतलब ये हुआ 1 का साल आने में बाकी हैं 2500 साल। वहां तक हमने क्या पढ़ा? नवपाषाण काल। अब जैसे ही हम इस 2500 बीसी के ऊपर पहुंचे, इसके बाद हम पहुंच गए कहां पे? ताम्र काल में। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसी समय के अंदर किसी स्थान के ऊपर इंसान ने क्या किया? तांबे की खोज कर ली, और
तांबे की मैं डेट वैसे आपको बता देता हूं, 3000 से लेके 2000 बीसी के बीच के टाइम पीरियड को ताम्र काल भी बोला जाता है। और जैसे हम इस 2500 बीसी के पास पहुंचे, इसके बाद मैंने आपको बताया था हम पहुंच गए कहां पे, अदैतिहासिक काल में। और मैंने ये बताया था इस अदैतिहासिक काल के अंदर स्क्रिप्ट यानी कि लिपि की खोज कर ली गई, लेकिन आज तक उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसके बाद हम पहुंचे कहां पे, अदैतिहासिक काल में। अब जो ये अदैतिहासिक काल है, इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, इसमें हमें हमारे भारत की 2 सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना होता है, हमारे भारत की 2 सभ्यताओं के बारे में पढ़ना होता है। और वो 2 सभ्यताएं कौन सी हैं, मैं आपको बोल के बता देता हूं। जो सबसे पहली सभ्यता है, उस सभ्यता का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको बोला जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। आपने बचपन से हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता सुना होगा। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। कहां पे पढ़ेंगे, अदैतिहासिक काल में। हम क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और यहीं पे हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। तो हम 2 सभ्यताओं को कहां पढ़ेंगे, अदैतिहासिक काल के अंदर। और जो ये अदैतिहासिक काल का पीरियड है, इस अदैतिहासिक काल के पीरियड की शुरुआत कहां से होती है, तो मैं आपको यहीं पे लिख देता हूं। इसकी जो शुरुआत है वो 2500 बीसी से शुरू होता है, और इसको हम पढ़ने वाले हैं कहां तक, इसकी 2500 बीसी से लेके, और इसकी शुरुआत ये चलता है 600 बीसी तक। 2500 से लेकर 600 बीसी तक आप किसके बारे में पढ़ने वाले हो, अदैतिहासिक काल के बारे में। इसके बाद पहुंचेंगे हम ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का जो मेजर पार्ट है वो सारा का सारा रोल प्ले करता है ऐतिहासिक काल के अंदर। ऐतिहासिक काल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे अब हम अलग अलग धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बौद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जैन के बारे में पढ़ेंगे, इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे, हिंदू के बारे में पढ़ेंगे। यहीं पे हम पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक काल के अंदर भारत के पहले वंश के बारे में, हर्यक वंश के बारे में, सुसुनाग वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में, वर्धन वंश के बारे में, पुष्यभूति वंश जो आपके हरियाणा के एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, कुषाण वंश के बारे में हम यहीं पे पढ़ने वाले हैं। तो जो ये ऐतिहासिक काल है, इसको हम कब से कब तक पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक। 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक। अब देखिए ऐतिहासिक काल को 600 से लेकर 712 एडी तक पढ़ना है। ये जो 600 है ये बीसी है, 712 है ये एडी है। अब आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं, देखिए गौर से इस 600 से लेके 712 तक कितने सालों का अंतर हुआ, तो यहां से लेके यहां तक लगभग 1312 सालों का अंतर है। वो कैसे, अब गौर से देखिए 600 से लेके हमें डायरेक्टली 712 पे नहीं चलना। अभी अभी आपको बताया था 600 के पीछे बीसी लिखा है, यानी यहां से हम घटते हुए क्रम में 1 के साल पे चलेंगे। यानी यहां पे हम घटते हुए क्रम में क्या करेंगे, 1 के साल के ऊपर आएंगे। और इसके बाद 1 2 3 करके हम कहां चलेंगे, 712 की तरफ। यानी कि 600 से लेके 712 तक का जो पीरियड वो लगभग 1300 सालों का पीरियड है। और हम पहुंचेंगे कहां पे, 712 पे। और इस टाइम पीरियड को बोला जाता है ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। जैसे ही 712 आएगा हमारा जो इतिहास है ये करवट बदल लेगा, यानी कि हम पहुंच जाएंगे कहां पे, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, या मेडिवल इंडिया के अंदर, या फिर मध्यकालीन इतिहास में। और इस मध्यकालीन इतिहास में हम कहां से कहां तक शुरुआत करने वाले हैं, 712 एडी, यानी 712 के साल से लेकर 1707 तक हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, मध्यकालीन इतिहास के बारे में। अब आप लोगों को बता दूं मैं, जो ये इतिहास है इस इतिहास ने करवट क्यों बदल ली, यानी कि हम प्राचीन से लेकर मध्यकालीन में कैसे पहुंच गए, 712 के अंदर कैसे पहुंचे। क्योंकि 712 में हमारे देश में क्या हुआ, मुस्लिमों का आगमन हुआ। सबसे पहला मुस्लिम व्यक्ति आया, हमारे भारत पे अटैक किया, और वो सफल अटैक माना जाता है, और उसने हमारे भारत पर कब्जा कर लिया और रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो 712 से हम मुस्लिम शासन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहां पे आप आने वाली क्लासों में क्या पढ़ोगे, तो गौर से सुन लीजिए। 712 के अंदर आप पढ़ोगे भारत में सबसे पहले मुस्लिम अटैक हुआ जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। उसके बाद भारत के ऊपर अटैक हुआ मोहम्मद गजनवी का। आपने बचपन से सुना होगा, मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पे आक्रमण किया और हमारे सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। उसके बाद आप इन्हीं में पढ़ने वाले हो मोहम्मद गौरी के बारे में, जिसने पृथ्वीराज चौहान पे अटैक किया। तराइन के युद्ध हुए जो आपके हरियाणा के एग्जाम में मेजरली पूछे जाते हैं आप लोगों से। यहीं पे हम पढ़ते हैं गौरी अपने साथ गुलाम लेके आया और उसने भारत में गुलाम ला के छोड़ दिए। उन्हीं गुलामों ने
क्या किया, भारत में एक बड़ी सल्तनत की खोज कर दी, यानी कि दिल्ली सल्तनत की। और उसी दिल्ली सल्तनत को हम यहीं पे पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप अलग अलग 5 वंशों के बारे में पढ़ने वाले हो। गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, तुगलक वंश के बारे में, सैयद वंश के बारे में, लोधी वंश के बारे में। उसके बाद आप पढ़ोगे उज्बेकिस्तान से एक आक्रमणकारी आएगा जिसका नाम होगा बाबर, और वो आके दिल्ली सल्तनत को डिस्ट्रॉय करेगा और भारत के सबसे बड़े वंश की स्थापना कर देगा, जिस वंश का नाम है मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी। आपने बचपन से सुना होगा बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में। उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसी मेडिवल हिस्ट्री में। आप लोगों के एग्जाम में विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आए थे एचएसएससी में, उसको भी हम यहीं पढ़ने वाले हैं। बहमनी साम्राज्य को भी हम यहीं पढ़ने वाले हैं, मराठाओं को भी हम यहीं पढ़ने वाले हैं, सिख गुरुओं के बारे में भी हम यहीं पे पढ़ने वाले हैं। जैसे ही 1707 में पहुंचेंगे, औरंगजेब की डेथ होगी, उसके बाद क्या होगा, मुस्लिमों का शासन धीरे धीरे कम हो जाएगा, अंग्रेज हैवी हो जाएंगे हम पे, और हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, मॉडर्न हिस्ट्री में। और जो ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ये कहाँ से शुरुआत होती है, 1707 से लेकर 1947 तक हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आधुनिक इतिहास। अब देखिए, मैं आपकी एक बात क्लियर कर देता हूं। आपने काफी बार ये पढ़ लिया होगा, सर मेडिवल हिस्ट्री तो 1857 तक है और 1857 से 1947 तक है। एज पर एनसीईआरटी 712 से लेके 1707 तक है। वो मैं बताता हूं, काफी सारी बुक में वो कैसे लिखा होता है, वो गलत नहीं होता, वो बस समझाने का तरीका अलग होता है। गौर से सुनिए। देखिए, मुगलों को आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, लास्ट मुगल शासक 1857 तक था, तो ये माना जाता है वो मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। बिल्कुल भी नहीं। 1707 तक मुगल आए, उसके बाद के जितने मुगल हैं उस पोर्ट को बोला जाता है पास्ट मुगल पीरियड, यानी कि उत्तर मुगल काल। अब देखिए, जो वो डेक्लाइन ऑफ मुगल, यानी कि जो मुगलों का पतन है, उसको हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। तो 1707 से 1947 तक हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास के बारे में। यहाँ पे आप क्या पढ़ने वाले हो, तो यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो उत्तरवर्ती मुगलों के बारे में। यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो कैसे कैसे अंग्रेज हम पे हावी हुए और हमने क्या किया, भारत में क्रांति यानी कि 1857 की क्रांति को जन्म दिया। तो उस 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं भारत में कैसे कैसे पार्टियां बनी, जैसे भारत में कैसे कैसे कांग्रेस का उदय हुआ, मुस्लिम लीग का उदय हुआ। यहीं पे आप पढ़ने वाले हो भारत के फ्रीडम फाइटर या हमारे राष्ट्रपिता के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, गांधी युग के बारे में पढ़ने वाले हो। यहीं पे आप अलग अलग फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी के बारे में पढ़ने वाले हो। यहीं पे आप भगत सिंह के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में, उधम सिंह जैन के बारे में, इन सभी के बारे में आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। यहीं पे हम अलग अलग भारत को आज़ाद कराने वाले आंदोलन पढ़ेंगे, और एक ऐसा टाइम आएगा हम सारे के सारे भारतीय आज़ादी में कूद पड़ेंगे और 1947 में भारत को आज़ाद करा देंगे। और जैसे ही हमारा भारत आज़ाद होगा, आप लोगों का इतिहास एचएसएससी का खत्म होगा। तो आपका जो इतिहास है वो शुरू करने वाले हैं इस पूरा पाषाण काल से, और हम कंटिन्यू इसको पढ़ते चलेंगे कहाँ तक, मॉडर्न हिस्ट्री तक, जब तक भारत आज़ाद होगा। अब आपकी नॉलेज के लिए मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पे कई बार एग्जाम क्या करता है, आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पुट कर देता है। वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या पुट करता है, वो आपसे ये पूछता है इतिहास के किस पार्ट को, इतिहास के किस भाग को हिंदू शासन बोला जाता है, हिंदू रूल। तो मैं आपको बता दूं, इतिहास का जो प्राचीन इतिहास पार्ट है, इसको हिंदू रूल बोला जाता है, इसको हिंदू रूल लिखा जाता है, यानी हिंदुओं का शासन माना जाता है। क्यों माना जाता है इसको हिंदू रूल, क्योंकि इस समय में आप जितने भी राजाओं के बारे में पढ़ोगे, जितने भी वंश पढ़ोगे, वो सारे के सारे हिंदू होंगे। यानी हमारे भारत में कोई मुस्लिम नहीं आया था, तो हिंदू रूल आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन सा होगा, प्राचीन इतिहास का। इसके बाद आपसे पूछा जाता है मुस्लिम शासन, तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो ये मेडिवल हिस्ट्री है, इसको क्या लिखा जाता है, मुस्लिम रूल, इसको लिखा जाता है मुस्लिम रूल। इसको मुस्लिम रूल क्यों लिखा जाता है वो गौर से सुनिए, क्योंकि 712 में पहला मुस्लिम आएगा और वो भारत पे आके रूल करना प्रारंभ करेगा, और लगभग इन 1000 सालों तक हमारा भारत या हम लोग मुस्लिमों के गुलाम बन के रहेंगे, और सारे के सारे राजा यहाँ पे मुस्लिम होंगे। तो मुस्लिम शासन कौन सा है, मेडिवल हिस्ट्री। इसके बाद आपसे पूछा जाता है अंग्रेजों का शासन, तो जो ये वाला है इसको बोला जाता है ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश का मतलब ये है अंग्रेजों का शासन। इसके अंदर हम अंग्रेजों के गुलाम बने और इसी को बोला जाता है अंग्रेजों का शासन। और 1947 में जाके हमने क्या किया, भारत को आजाद कर लिया। तो ये सारा का सारा जो ओवरव्यू है, ये मैंने दिया आप लोगों की हिस्ट्री का। आने वाली क्लास में आपको क्या पढ़ना है, ये सारी की सारी बातें हैं। तो देखिए, आज की क्लास का इंट्रोडक्शन हुआ। अब मैं आप लोगों को बता दूं हम यहाँ पे
पढ़ने क्या वाले हैं या स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं। देखिए आप सभी को पता है और मुझे भी पता है, आपके जो HSSC के एग्ज़ाम हैं वो बिल्कुल ही नियर बाई आ चुके हैं, यानी कि आपके अगस्त या सितंबर में कभी भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी से कवर करेंगे उन सारे पार्ट को, उन सारे टॉपिक को जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंटली हैं। आपको भी पता है इतिहास एक मेजर सब्जेक्ट है और हम भी आपको कोशिश करेंगे इसमें से वो इम्पोर्टेंट पढ़ाना, क्योंकि पिछले काफ़ी साल से एग्जाम को देखा है या पिछले काफ़ी साल से SSC HSSC या किसी भी एग्जाम में पहली बात तो हिस्ट्री के क्वेश्चन ही बहुत कम आते हैं, और आते भी हैं तो वो कहाँ से आते हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है पढ़ने का, तो एक बार वो भी समझते हैं। देखिए मैंने इसके ये 3 पार्ट लिखे थे, लेकिन आपको पढ़ने के लिए बता देता हूँ, अगर आपको फिर भी तैयारी करनी है इसकी तो गौर से सुन लीजिए सारे स्टूडेंट। इसका सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आपके एग्जाम में कम से कम 60% जो क्वेश्चन बनते हैं अगर इतिहास से आएंगे तो वो आधुनिक इतिहास से आएंगे। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मेडिवल हिस्ट्री है, और जो ना के बराबर है वो कौन सा है, एंशिएंट हिस्ट्री। यानी कि पढ़ना तो होता है ये प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कहां से शुरू होती है, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास। देखिए मैं आपको बता दूं, जो ये प्राचीन इतिहास है, पहली बात मेरी सुन लीजिए, आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो स्टार्ट करने वाला हूं मैं मध्यकालीन इतिहास से। आपको 712 से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, यहां से हम कंटिन्यू पढ़ेंगे 1707 तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री 1707 से लेके हम पढ़ेंगे 1947 तक। पहले हम इनको कंटिन्यू पढ़ेंगे, जैसे हमारा भारत आज़ाद होगा उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, प्राचीन इतिहास में। ये ना सोचिए मैं ये पढ़ाऊंगा नहीं, इसको पढ़ाऊंगा लेकिन इसको लास्ट में पढ़ाऊंगा। इसको लास्ट में पढ़ाने का रीजन और प्रॉफिट क्या है वो गौर से सुन लीजिए। आपके एग्जाम कभी भी नियर बाई हो सकते हैं, और आपको मैं एक बात बता दूं, HSSC नहीं SSC में भी प्राचीन इतिहास से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर पूछा भी जाता है तो एक आध क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से बनता है। कहां से, तो यहां से बनता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से या फिर वर्धन वंश से। तो आप लोगों को बता दूं, अगर इतिहास की इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे है सारी की सारी, और आपके एग्जाम नियर बाई आ जाएं, आप लोगों को कोई नुकसान ना हो, इसलिए सबसे पहले कोशिश करेंगे मध्यकालीन इतिहास और जो आधुनिक इतिहास है इसके सारे के सारे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर कर जाएं, और लास्ट में आके हम इस प्राचीन इतिहास के सारे क्लियर करेंगे। तो आने वाली क्लास में हम इस मध्यकालीन इतिहास से पढ़ना शुरू करेंगे और इसको कंटिन्यू चलाएंगे 712 से लेके आगे का। तो आज का जो आपकी क्लास थी, आज की क्लास में मैंने आपको कोशिश की है इतिहास का इंट्रोडक्शन देने की, यानी इतिहास में आप पढ़ने क्या वाले हो, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे सारा का सारा खेल ही समझने का है। धीरे धीरे सारी की सारी बातें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, एक एक क्वेश्चन हम यहाँ बोर्ड पे करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का पढ़ने के लिए, मिलते हैं आपकी अगली क्लास में।